नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज कौन सी 3 ऐसी खबरें हैं जिनके तफसील से आज जिन पे बात करेंगे। आज आपके लिए जो बड़ी खबरें लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले आज बात होगी श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की, जिसकी पुलिस की जो रिमांड है वो 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बताएंगे और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव बातचीत होगी आफताब के वकील अविनाश कुमार से, जो हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने जो मुवक्किल है, जो अपने जो जिनके साथ उनके लॉयर जो क्लाइंट हैं, उनकी क्या बातचीत हुई। साथ ही साथ नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट की काफी आपने बात सुनी होगी। आफताब के केस में ये बहुत जरूरी होने वाले हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है, एक्सपर्ट से बात करके समझेंगे कि दोनों में विश्वसनीय कौन सा है। और फिर बात करेंगे गुजरात चुनाव की, आपको बताएंगे क्योंकि चुनाव अब पास में है तो हमारी मास्टर क्लास शुरू करेंगे आपके लिए। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे एक एक दिन आपको बताते रहेंगे। आज बात करेंगे सूरत की। इस पूरे ज्ञान के बाद समझ लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और गुजरात के चुनाव में सूरत का गुणागणित आप बिल्कुल ढंग से समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्टोरी से। तो आज श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को कोर्ट में फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पिछली रिमांड खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई। कोर्ट ने आफताब से कहा कि जो भी किया, इस तरह का बयान आया कि जो भी आफताब ने किया वो गुस्से में किया। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा, आफताब ने ये भी कहा कि उसके फ्लैट में जिस तरीके से आज पुलिस और सीएफएसएल अहम सुराग जुटाने के लिए पहुंची, वहां पर उसके फ्लैट में जो टाइल्स हैं उनको तोड़ा गया और उन टाइल्स में कुछ अहम सुराग सीएफएसएल की टीम को जरूर मिले हैं। खून के धब्बे मिले हैं। इन खून के धब्बों की सूत्रों के मुताबिक हमें बताया गया है कि सीएफएसएल जो है डीएनए जांच करेगी और उनको डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले उनके फ्लैट की रसोई में खून के धब्बे मिले थे। यह भी जानकारी मिल रही है कि आफताब ड्रग्स लेता था। आफताब और श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड है जो ड्रग्स बेचा करते थे। आफताब के वकील अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से कोशिश करते हैं समझने की, पूछने की कि यह मामला अभी जहां तक आफताब है वो मामला कहां पहुंच रहा है और क्या डिफेंस होगी आफताब की लीगल टीम की। तो हमारे साथ अविनाश कुमार साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आज आफताब ने की जो पुलिस की रिमांड की अवधि 4 दिन की बढ़ा दी गई है। कोर्ट में ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि आफताब ने कहा कि गुस्से में आके उसने हत्या कर दी थी। सर, आफताब ने कुछ नहीं बोला। बीइंग लीगल काउंसिल उसका मैंने कुछ ये रिमांड का अपोज किया था कि 4 दिन में रिमांड नहीं दी जाए, 4 दिन में 2-2 दिन करके रिमांड दी जाए। कम से कम कोर्ट के सामने 2 दिन बाद प्रोड्यूस होगी तो उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को कोर्ट भी देखेगी। पर कोर्ट ने 4 दिन की वो अलाउ कर दी दिल्ली पुलिस की। नहीं, आप कोर्ट द्वारा, मैं सबको थोड़ा दर्शकों को समझा देते हैं, आप कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील हैं या फिर आफताब के परिवार की तरफ से आप वकील हैं? नहीं, अभी मैं कोर्ट के द्वारा अभी अपॉइंट हूँ और मैं अभी उनके फैमिली को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आगे की स्ट्रेटजी में प्लान करूँगा क्या करना है। तो परिवार से अभी तक आपका कोई संपर्क नहीं हो पाया, आपकी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द उनसे बात करूँगा। अभी तक बात नहीं हुई है। आपने कहा कि आफताब को कुछ याद नहीं आ रहा है, जैसे ऐसे याद आ रहा है वो चीजें बता रहा है। ये कोई पुलिस को, अदालत को घुमाने का हथकंडा तो नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए कि जिससे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाऊं, क्योंकि डिफेंस करने के लिए मुझे कुछ मोर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो उनके परिवार वाले ही मुझे दे पाएंगे। नहीं, तो ये जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या ये कुछ आप लोग घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे अदालत को ये कहकर कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा? सर, कोर्ट के सामने नहीं बताना होता है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना होता है। और आफताब फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है, सब कुछ बता रहा है प्रॉपरली वे से। उसी के इन्फॉर्मेशन पर दिल्ली पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है।
तो क्या उसने ऐसा कोर्ट में नहीं कहा कि वो गुस्से में था, उसने प्रवोक कर दिया गया और इस वजह से उसने हत्या कर दी? नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया। ये सब रूमर चल रही है, उसने कोई कन्फेस नहीं किया है। बस कुछ न्यूज़ चैनल वाले ने इसको ऐसी रूमर के तौर पर चला दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कोर्ट के सामने कोई कन्फेशन नहीं हुआ है? क्योंकि ये खबर लगातार चल रही है कि किस तरीके से आफताब ने आज कोर्ट के सामने कन्फेशन किया है। देखिए सर, कन्फेशन हमेशा कोर्ट के सामने होती है, पुलिस के सामने नहीं होती है, ठीक है। तो उसने कोर्ट के सामने ऐसा अभी कोई कन्फेस नहीं किया है। आपकी आफताब से बात हो पाई है? बात हुई है, कुछ 5 to 7 मिनट्स उसमें मुझसे बात हुई है। उसमें उन्होंने बस मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं इस प्रोसेस से, आपको और लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है जब भी। तो उन्होंने बोला मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे जब भी सर फर्दर ज़रूरत होगा तो मैं हमेशा आपको कॉल करूँगा थ्रू जो IO जो है। तो आप जब उससे मिले, क्योंकि इस वक्त पूरा देश इस केस को देख रहा है, आफताब के बारे में बात कर रहा है, आफताब के हाव भाव कैसे थे? एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे, एक स्टेबल थे और काफ़ी एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कोई एग्रेसिव नेचर नहीं था, ये बहुत शांत नेचर के लग रहे थे। क्या आफताब ने श्रद्धा के बारे में आपसे कुछ कहा? नहीं, ऐसा अभी कुछ नाम नहीं लिया श्रद्धा का, और अभी छोटी सी लीगल मीटिंग में मैं बहुत कुछ पूछ नहीं पाया हूँ। जब फर्दर मेरी मीटिंग होगी तो उसे मैं कुछ पूछने की या जानने की कोशिश करूँगा कि क्या फैक्ट है। इनफैक्ट वही प्रॉपर बेस से वही बता पाएंगे मुझे कि क्या कहानी है, स्टोरी है, तो वो उसके बाद ही कुछ सामने आएगी बात। इस केस के बारे में सब जगह चर्चा हो रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बात हो रही है कि कैसे आफताब ने इतनी वहशियाना तरीके से हत्या की, फिर शव के टुकड़े कर दिए, अलग अलग जगह पे फेंका। अब आपके सामने कुछ तथ्य आए होंगे, पुलिस ने भी दिए होंगे, FIR भी आपके सामने होगी। आपकी आगे का प्लान क्या होगा? कैसे आफताब को आप डिफेंड करेंगे? साहब, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट जब चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट में, उसके बाद सारी मैटर सामने आएगी कि क्या उनके अगेंस्ट प्रूफ पुलिस ने कलेक्ट की है। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी बनेगी आगे की कि हमें क्या आगे प्लान करने हैं, कैसे करने हैं। हम अपनी प्लान उसके बाद डिसाइड करेंगे। कुछ खामियां भी आपको दिखती हैं जिसको आप अपनी लीगल डिफेंस में कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने की? एक्चुअली सर, ये सब चार्जशीट में मेंशन होता है। चार्जशीट की कॉपी जब तक हाथ में नहीं आती है तब तक मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि क्या हुआ है इसमें। जब चार्जशीट की कॉपी आएगी तो वो एक मेरे पास कॉपी होगी, उसके आधार पर मैं सब बता पाऊंगा कि क्या क्या लूप होल्स है। अभी कहना है इसमें बहुत जल्दीबाजी होगी। प्रथम दृष्टया आपको इसके बारे में क्या लग रहा है? अभी तक जो भी इसमें केस की जो सामने आ रही है उसमें मुझे सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही बेस्ट लग रही है, कोई कंक्लूसिव नहीं लग। पर जब रिपोर्ट आएगी, जब चार्जशीट की रिपोर्ट फाइल की जाएगी, उस समय क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या एविडेंस है, उसके बेस पर हम लोग आगे स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। अभी उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस के बारे में आफताब ने कुछ कहा? इन्वेस्टिगेशन के बारे में कैसा उसके साथ बर्ताव हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उन्होंने पूछा कि आप फिजिकली स्टेबल हो, आपको कोई टॉर्चर तो नहीं की जा रही है, कुछ प्रेशर तो नहीं डाली जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सब कुछ अच्छे से ट्रीट की जा रही है, मुझे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दी जा रही है और मैं पूरी कोऑपरेट कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस को। नार्को टेस्ट को लेकर आपकी कुछ बात हुई आफताब से? मैंने पूछा था कि आपने नार्को टेस्ट की जो कंसेंट दी है वो आपने वॉलंटरली दिया या किसी प्रेशर में दिया गया, या आपने? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं वॉलंटरली दिया हूँ, मैं कराना चाह रहा था। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों चाहता है आफताब अपना नार्को टेस्ट कराना? क्योंकि वो उसमें काफ़ी खबरें चल रही है कि वो आफताब पुलिस को मिसगाइड कर रहा है, बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, वो ट्रुथ नहीं बता पा रहा है। इसलिए उसने बताया कि नहीं, जो भी चीज़ है वो पुलिस नार्को भी करा के देख ले, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो पूरी क्लियर है, कोई भी मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। तो क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं उसने कन्फेस नहीं किया है, तो क्या आफताब ने श्रद्धा का जो हत्या है, मर्डर करने से इनकार कर दिया है?
अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनकार किया, कन्फेस नहीं किया है, और ये ट्रायल का मैटर है, उसमें ट्रायल में आएगी कि उसने क्या किया है। अभी इसमें कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि उसने मर्डर किया या नहीं किया, ये सब ट्रायल की प्रोसेस है। इस केस में कई तरह की बातें सुनाई पड़ रही हैं। लव जिहाद नाम से कई लोग इस केस को कह रहे हैं, राजनीति इस पर भी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आफताब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, लव जिहाद का जो पूरा फैक्टर है, ये केस को प्रभावित करेगा? सर, लव जिहाद और क्या है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। अभी जो केस है, अब कोर्ट के सामने केस है, जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थ्रू उसको लीगल काउंसिल प्रोवाइड की गई है, और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ विदाउट एनी फियर। कई सारे लॉयर्स ने आफताब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था साकेत कोर्ट में, उसके खिलाफ नारे लगाए थे। आप अब उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई दबाव महसूस हो रहा है? नहीं सर, अभी तो सारे मुझे लॉयर फ्रेटर्निटी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, और मैं उनका थैंक्स कहूँगा कि वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई अभी ऐसा मुझे कोई से थ्रेटनिंग कॉल्स नहीं आई है, और मैं सभी का धन्यवाद करूँगा कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको आफताब से मिलने के बाद प्रथम दृष्टया क्या वो किस तरीके का व्यक्ति आपको लगा? वो शातिर अपराधी है? क्योंकि इस तरीके की हत्या के आरोप जिस पे लगता है, जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उनको देखते ही पता चल जाता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पर ऐसे इसको देखने से नहीं लग रहा था। काफ़ी सोबर नेचर का पर्सन था और काफ़ी शांत नेचर का था, कोई भी क्वेश्चंस का जवाब पोलाइटली दे रहे थे, और कोई एग्रेसिव नेचर नहीं था। तो मुझे वो तो आगे आप ट्रायल का मैटर है कि किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ऐसा घटना की है, पर अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इसमें। पर अब फर्स्ट अपीयरेंस काफ़ी वो पोलाइट दिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश कुमार साहब। आफताब के लॉयर हैं, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड लॉयर हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब इसमें होने वाली है इस पूरे केस में, वो होने वाला है आफताब का नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट से पहले अगर बात करें तो नार्को टेस्ट से पहले एक पॉलीग्राफ टेस्ट की बात अब हो रही है कि पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद नार्को एनालिसिस होगा। दोनों में फर्क क्या है और कौन ज्यादा इसमें जो है जिसकी वक़्त किसकी ज्यादा है और कौन ज्यादा सटीक होता है, इस पर बात करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा जल्दी आपको बता देते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो सच उगलवाने के लिए होता है। इसमें टेस्ट के दौरान आरोपी होश में रहता है और नब्ज, हार्ट रेट और जो आपके बातचीत, हाव भाव हैं, उसके जो बदलाव होते हैं उनको ये मेजर करता है, उसके डिफरेंसेस को देखता है, ये पता करने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ब्लड प्रेशर पर भी इस पर नजर रखी जाती है। शारीरिक गतिविधियों में बदलाव जो है उसको देखा जाता है, और माथे पर पसीना आना, इन सब चीजों को मिला जुलाकर अंदाजा लगाया जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिस वजह से आपका नाम क्या है, जिसमें कोई उम्मीद ना हो, एक बेसलाइन बन जाती है, और उसके बाद फिर आपसे और कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट तो ये सारी चीजें करता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है, अंतर क्या है इसमें? क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में आप पूरी तरह होश में हैं, नार्को टेस्ट भी सच उगलवाने के लिए होता है। ट्रूथ सीरम नाम की एक दवा बोलते हैं, जिसको सोडियम पेंटोथेनॉल बोलते हैं। वो दवा डॉक्टर्स इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर में डालते हैं। डॉक्टर्स की देखरेख में यह पूरा टेस्ट किया जाता है। आरोपी इसमें बेहोशी की हालत में होता है। तो सबसे बड़ा फर्क जो है दोनों में यही है कि पॉलीग्राफ में आप होश में होते हैं, नार्को में आप बेहोशी की मुद्रा में होते हैं। मनोचिकित्सक वहां पर मौजूद रहते हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मौजूदगी होती है। सवालों की अगर बात करें तो मोटा मोटा सवाल सारे जो हैं वो एक जैसे ही इस पर रहते हैं। चलिए छोटा सा अब एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उस गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई कुछ आपको बढ़िया चीजें बताते हैं। आपको भी थोड़ा गुत्थी जो गुजरात चुनाव की है आपके लिए भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात चुनाव का जो प्रचार है पूरे चरम पर है, और इसीलिए बड़ा सवाल अब यही हो गया है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग, तो बाजी कौन मारेगा।
तो एक एक करके पहले चरण में क्या क्या विशेष चीजें हैं आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा अगले आने वाले दिनों में भी। लेकिन आज शुरुआत करते हैं गुजरात के हमारे सूरत के एक्सपीरियंस से, क्योंकि पहले चरण में सूरत एक बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट है जहां चुनाव होने वाला है। सूरत के 1 दिसंबर को सूरत के अंदर वोटिंग है, मतदान है, पहले चरण में इसका मतदान होगा। और सूरत में बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। 16 सीटें कुल मिलाकर बीजेपी यहां पर हैं विधानसभा की, जिसमें से 2017 में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक शहर है सूरत, हीरा कारोबारियों का हब इसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण पाटीदार जो जनसंख्या है गुजरात की, पटेल जिन्हें आप पटेल भी उसी कम्युनिटी में से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये यहां पर बड़ी आबादी में हैं। सूरत के पाटीदार पटेल किस तरफ वोट करते हैं, ये गुजरात में साउथ सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में जो बाकी जगह पर जहां पर पटेलों का इन्फ्लुएंस है, पाटीदार कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है, ये तय करता है। वोटिंग पैटर्न जो है सूरत संकेत देता है कि सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में पाटीदार जो बाकी जो जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो कैसे वोट करेंगी। परंपरागत रूप से बीजेपी यहां पर इसका हमेशा पलड़ा भारी रहा है। कई इसमें सीट ऐसी भी हैं जो आदिवासी बहुल सीट है, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीद कर रही है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी ने सूरत में कुछ अंदर जगह जरूर बनाई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहां पर आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल कोऑपरेशन के चुनाव में 27 वोट जीते थे। पाटीदारों को शामिल करके जो आंदोलन में 2017 के आंदोलन के कई बड़े चेहरे थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 5 से 6 सीटों पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब आ गई है इसमें। कैसे कैसे हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या उनकी वीकनेस है, वो भी आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सूरत गढ़ है, गढ़ को बचाने की लड़ाई है इस बार बीजेपी के लिए। 2017 के लेकिन जो पाटीदार आंदोलन हुआ था उसके इतने असर के बावजूद भी सूरत में बहुत असर था, बीजेपी 14 सीट जीती थी। अधिकांश सीटों पर पाटीदार समुदाय का दबदबा है और वो बीजेपी का कट्टर वोटर है। कुछ सीटों पर कोली, आदिवासी, ओबीसी अधिक मात्रा में है, यहां पर बीजेपी को थोड़ी तकलीफ होती है। बीजेपी ने इस बार 3 मौजूदा विधायकों का पत्ता काट दिया है एंटी इनकम्बेंसी मिटाने के लिए, और 2017 में बीजेपी 2 सीटों पर हारी थी, वहां पर भी कांग्रेस से आए हुए लोगों को इन्होंने टिकट देकर उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार पासा पलट देंगे। कांग्रेस की अगर बात करें, सूरत की क्या तैयारी है, क्या सूरत में है कांग्रेस की सूरत में आदिवासी और अल्पसंख्यकों की पर कांग्रेस की पकड़ है, इसी को बनाए रखने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। साथ ही साथ 4 रिजर्व सीट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी, 3 ट्राइबल रिजर्व हैं और 1 शेड्यूल कास्ट रिजर्व है, वहां पर कांग्रेस अच्छा करने की उम्मीद जता रही है। मौजूदा विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, तो कांग्रेस को लगता है कि उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक मतभेद और प्रचार में कमी के कारण कांग्रेस के लिए भी पूरे तरीके से उनकी जो कैंपेन है वो परवान नहीं चढ़ी है। वहीं सूरत में जो हर बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई रहती है, उसमें आम आदमी पार्टी ने एक जबरदस्त राजनीतिक तड़का जरूर लगा दिया है। आम आदमी पार्टी को सूरत से काफी उम्मीदें हैं। सूरत स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, कई सारे उनके कैंडिडेट जीते थे, उससे वो उत्साहित हैं। 2017 के पाटीदार आंदोलन के नेताओं को, बड़े सारे चेहरों को आम आदमी पार्टी ने अपने आप शामिल करा लिया है। 16 में से 12 सूरत की जो सीटें हैं वहां पर पाटीदार चेहरों को आम आदमी पार्टी उतार रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी यहीं से कतरग्राम सीट है, वहां से उम्मीदवार हैं। इस सीट से उन्हें बहुत उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को वर्षा, ओलपाड, कतरग्राम और कमरे, ये 4 सीटें ऐसी लगती हैं जहां पर उन्होंने बड़े मजबूत कैंडिडेट दिए हैं, जहां पर वो जीत सकते हैं। पिछली बार चुनाव में गुजरात में बीजेपी की साख बचाने में अहमदाबाद और सूरत ने बीजेपी को बचा लिया था। इस बार सूरत में क्या होगा, सबकी निगाहें उसी पर रहेंगी। एक एक करके ऐसी चीजें आपके लिए गुजरात चुनाव से पहले लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 7 बजे।